अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा फ्रॉम रज़ा प्रोडक्शन। आजकल हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है और कहीं न कहीं वो उसके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। फ़िज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा तो गलत नहीं होगा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थी वो थी मिस वर्दा भट्ट। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने जानने की कोशिश करी कि अगर कोई इंसान अगर अपने लाइफ के टफेस्ट हिस्से में कहीं वक्त गुजार रहा हो तो उसे क्या होता है, क्या चैलेंजेस का सामना होता है, और दूसरी बात यह है कि वो कैसे रियलाइज़ करे कि वो इस चीज़ का शिकार हो चुका है। और सबसे हमने जानने की कोशिश करी, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मोटिव था, कि क्या वो टिप्स हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो यूज़ करके आप कह लें या कोई ऐसा अमल करके वो अपनी जो मेंटल इश्यूज़ हैं या हेल्थ जो उससे इफ़ेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसकी अगर वर्किंग लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है और साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमने कोशिश करी इस पॉडकास्ट के अंदर जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से उसको ओवरकम किया जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। और ये हर एक के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, रिलेशनशिप के अंदर हो, या से अपने स्कूल का बर्डन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे वो स्ट्रेस ले रहा हो, तो वो सब के लिए ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वर्दा, आज आपको बुलाए, मतलब हम डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी बात पर, लेकिन मुझे बताओ आजकल आपकी मसरूफियात क्या चल रही है? बहुत कुछ चल रहा अच्छा। है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम अच्छा। हो रहा है और अपने फोर्थ बैच को हमने लॉन्च करना है फ्रेग्रेंस के। तो अच्छा, इस दफ़ा हम थोड़ा सा बम्पर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और अपने बताओ यार इसके प्रोडक्ट बारे को में थोड़ा सा ना। वो वर्दा बर्ड बताएंगे। फ्रेगनेंस बड़ा मशहूर चल रहा है, मुझसे हर कोई पूछता है यार वो वर्दा बर्ड फ्रेगनेंस। और स्पेशली मुझे एक तो डिमांड थी कि भाई वर्दा को फिर से कब बुला रहे हो, तो भाई ओके। आ गई है वर्दा। सही सही। तो अब अच्छा। हम अपने फोर्थ बैच के ऊपर काम अच्छा, कर रहे हैं और इंशाल्लाह वेरी सून आपको बताएंगे जब वो बन जाएगा। हमें अभी तक एक शिकायत है, आपने अभी तक हमें कोई टेस्टर वेस्टर नहीं भेजा कि हम चेक कर सकें, क्या हम भी एक रिव्यू दे सकें सीरियसली? ना। अच्छा अच्छा हमें अच्छा। रिव्यू भी तो कर सके कि भाई वर्दा का ये प्रोडक्ट है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि यार ये चलो आई विल प्रोडक्ट सेंड अच्छा यू है। माय सिग्नेचर परफ्यूम। चले ठीक है, चलो मेरा फ़ायदा हो गया। अच्छा वर्दा, मैं आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक जो पहले वाली वर्दा होती थी और अब वाली वर्दा में थोड़ा सा चेंजेस देख रहा हूँ कि वो एक टॉपिक को उठाए हुए खड़ी है अकेली तना। वो है मेंटल इलनेस या मेंटल मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रही है। तो क्या वजह है ऐसी, क्या हुआ है ऐसा कि इस पे बड़ा फोकस चल रहा है आपका? फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि आप देखें इस वक्त हर बंदा किसी न किसी चीज़ और स्ट्रेस से गुज़र रहा है। कोई अपनी एजुकेशन को लेके परेशान है, कोई अपने करियर को लेके परेशान है, कोई अपने इलनेस को लेके परेशान है, कोई अपने किसी रिलेशनशिप को लेके परेशान है। मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है ना उसके ऊपर अब तक काफ़ी अवेयरनेस अच्छी खासी शुरू हो गई है, अच्छा। बट स्टिल नो बडी रियलाइज कि अगला बंदा जो है किस फेज से गुजर रहा है। मेरा इस टॉपिक को रेज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि अवेयरनेस सेशन कर देने से आपके 2 घंटे का सेशन है और उससे किसी के स्ट्रेस लेवल ख़त्म नहीं हो जाती है। आपको ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से ज़रूरत है कि अगर एक बंदा एक बहुत जहनी मरीज़ बना हुआ है, उसे एक चीज़ बॉदर कर रही है, वो अकेला सरवाइव नहीं कर पा रहा या कर पा रही है, उसको एक बंदा या बंदी की तलाश है जो वो अपने अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। हर कोई एक अच्छा लिसनर नहीं हो सकता। किसी को बिल्कुल। सुनना जो है और अपने तक रखना वो बात, वो हर किसी बंदे की बात नहीं है। उसको जो है अब मेरी सराउंडिंग में अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ तो मैंने ख़ुद भी बहुत चीज़ें फ़ेस की हैं, मैंने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। और मेंटल हेल्थ ख़तरनाक चीज़ है, लोग इसको लाइट लेते हैं लेकिन ख़तरनाक चीज़ है। मैंने लोगों को एक्सट्रीम लेवल तक अपनी मौत के मुंह से लोग बच के वापस आए हैं, मतलब बहुत आपको क्या एक्सट्रीम लगता लेवल है, पे। ऐसा क्या रीज़न है कि मेंटल मेंटल इलनेस जो है या हेल्थ है,
इस पे लोग ज़्यादा क्यों चले गए इस साइड पे, ऐसा क्या लगता है वजह? डिप्रेशन डे बाय डे रज़ा बढ़ता जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि वो अपने स्ट्रेस को किस तरीके से कम करें, उसको ओवरकम किस तरीके से करें। बहुत सारे लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं संभाल अब सकता जैसे जैसे उसको। मतलब टाइम बढ़ रहा है उस टाइम बढ़ तरीके रहा से बढ़ रही हैं चीज़ें है, ये। चीज़ें बढ़ रही हैं और नफ़्सा नफ़सी का दौर है। हर कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है और वो मुझसे आगे चला गया, मैं मेरी ये एज है, वो मुझसे छोटा है या छोटी है, वो अच्छा। इतना सक्सेसफुल हो गया, मैं क्यों नहीं हो पाई या मैं क्यों नहीं हो पाया। और कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंपेयर कर देते हैं अपने बच्चों को कि अगर किसी के ग्रेड्स कम आए हैं और अगले बच्चे के ज़्यादा आए हैं तो उसके साथ कंपेयर कर दिया। बच्चे अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बच्चों में मैंने स्ट्रेस देखी है। हमारे दौर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, बस पास हो गए तो हो गए, ज़रूरी नहीं कि पोजीशंस लेकर आएँ। लेकिन आजकल बच्चों के ऊपर स्टडीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। चलें, बच्चों को तो हम साइड पे अभी कर देते हैं। हम जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, हमारा कॉर्पोरेट सर्कल बड़ा टॉक्सिक है। अच्छा। आपको नहीं पता कि आपका साथ वाला जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक आपके साथ है। और मतलब मेंटली डिप्रेशन, मेंटली स्ट्रेस, अगर आप अच्छा काम करके दे रहे हैं और बदले में आपको डिमोट किया जा रहा है और आपको आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आप अपना पूरा दिन लगा देते हैं, बेस्ट करते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है ना वर्क प्लेस का, वो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर रहा होता है। मतलब ये और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या होगा? मैंने सुना है ये कि कभी इस सेक्टर में हमारा तो जाना नहीं हुआ। हम्म। कॉर्पोरेट सेक्टर सुना सबसे है कि ये बड़ा अलग सा होता है, हम्म। उसको लोग बड़ा एक अलग ही उसमें लेते हैं, कुछ जो गए नहीं है। अब जो गए हैं, अब आप हैं उसमें, तो थोड़ा सा मुझे इसको खोलो, इस देखिए, बात को, कॉर्पोरेट क्या है? सेक्टर अच्छा भी है और उतना ज़्यादा टॉक्सिक भी है। लोग हर कोई एक दूसरे से ना आगे बढ़ने के चक्कर में लेग पुलिंग करते हैं, ठीक अच्छा। है। और इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगला बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो भाई आपकी नेगेटिविटी मैनेजर्स को जाके बतानी, अनटिल वो आपने किया भी हो या ना किया हो, राइट। अच्छा। तो आपकी वो वाली चीज़ें आगे जा रही होती है जो आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होती हैं, ठीक है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि और टॉक्सिसिटी, बिहेवियर इश्यूज और मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है ना, हम जैसे लोग पीसफुल इन्वायरमेंट को तलाश करते हैं कि भाई सारे काम करने आए हैं, आप लोग सुकून से काम करें, 9 to 5 अगर टाइमिंग से काम करके अपने घर जाएं, ठीक है। लेकिन उस 9 to 5 आवर्स में अगर आपने अपने काम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स ऐड करनी है, आप खुद भी परेशान हैं, आप अगले बंदे को भी परेशान कर रहे हैं। और हर बंदा जो है इस मेंटल इशू से सर्वाइव हो रहा है कि भाई अब एक नॉर्मल बंदा, मतलब मैं, मेरे साथ भी इस तरीके से हुआ है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन माजी में आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि जबकि मेरी परफॉर्मेंस, मेरे सारे काम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ निकालनी है जिससे मुझे स्ट्रेस मिले। ये अच्छा। तुमने क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं हुआ। मेरे ऑफिस जाने से पहले मुझे मैसेजेस आ जाते थे कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं हुई हैं। अभी मुझे ऑफिस पहुंचने तो ऑफिस पहुंचूंगी तो मैं काम होगा ना। मुझे इतनी स्ट्रेस हो गई थी कि मैं जब सुबह उठती थी ना, मुझे टेंशन होने लग जाती थी, मेरे जहन में खौफ आता था कहीं मेरे मैनेजर का मैसेज तो नहीं आया हुआ, अच्छा। अब मैंने क्या कर दिया होगा। तो ये जो है ना, अंदर ही अंदर मेरे कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर रही थी। और दूसरी बात ये है कि आप एक मेंटली उसमें आ जाते हो, आप एक खौफजदा हो जाते हो, ठीक है। मेरे करियर की शुरुआत और मतलब स्टेज बाय स्टेज इंसान सीखता है ना। तो अगर कोई मैनेजर आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर करे और आप बाकायदा उससे खौफजदा हो जाएं और रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये टेंशन हो कि भाई मेरे मैनेजर का मैसेज ना आया हो, मैं सारे काम करके आई थी, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। और ये जो है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज मेरे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शुरू हुए थे, तो सिर्फ एक कॉर्पोरेट सर्कल की वजह से। तो तो इस मुझे तो तरीके ये से मैं सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मुझे जब आप सुन रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो, या कहीं हम सुनते हैं 9 to 5 वाली, यार मैं बेसिकली खुद मैं बताऊँ, मैं तो कहता हूँ यार बड़े तुम्हारे मज़े हैं यार, एसी वाला कमरा है, अलग से ऑफिस है तुम्हारा अपना। और हम टीवी वगैरह में भी, एड्स वगैरह में भी ऐसे ही हम्म। एनवायरनमेंट देखते हैं। लेकिन ये सुन के बड़ा मुझे शॉक तोड़ा है कि इस तरीके की चीज़ें तो
मेरे ख्याल से हर एक जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, हर जगह तो ऐसा नहीं होता होगा, नहीं, हर जगह ऐसा नहीं कहीं होता, कहीं ऐसा है, लेकिन क्योंकि मुझे आजकल ऐसा लगता है। आजकल जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है और जो मैंने देखा है, अब हमारी भी गैदरिंग्स है, आपको पता है हमारा सोशल नेटवर्क कितना बड़ा है। जी। हर कोई अपनी एक स्टोरी लेकर आया हुआ होता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं दूसरों की बातें भी सुनी है मैंने, और मुझे पता है, और मैं उन कंपनीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। बात सारी मेंटल इश्यूज़ की हैं कि एक कॉरपोरेट सर्कल में भी, एक जॉब में भी इंसान कितनी स्ट्रेस में बैठा हुआ होता है। किसी की मजबूरी होती है, वो लोगों की बातों को महसूस कर रहे होते हैं, और लेकिन मजबूर होते हैं कि वो नहीं छोड़ सकते, उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। कुछ होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना अपने शौक़ के लिए काम कर रहे होते हैं, और कहीं कोई बहस हुई तो उनको दे डोंट गिव अ डैम शिट कि भाई ठीक है, आई एम गिविंग यू रेजिग्नेशन, तो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको सरवाइव करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे जस्ट यही रिक्वेस्ट सबसे होती है कि हर बंदा अपने घर से जब निकलता है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रेस को लेकर निकल रहा होता है, और जब वो काम करने आता है ना, तो खुदारा उनको सुकून से काम करने दिया जाए, उनको इतनी स्ट्रेस ना दें कि वो उधर से भी फिर स्ट्रेस लेके जब घर जाते हैं ना, वो अपने बीवी बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अगर फीमेल है तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर एंगर इश्यूज निकाल रही होती है, अपने भाई बहनों के ऊपर निकाल रही होती है, अपने बच्चों के ऊपर निकाल रही होती है। जो स्ट्रेस और एंगर है ना, वो पीछे से चल के आ रहा होता है और अगले बंदे पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो अगर इस ऐसे इन्वायरमेंट को ही ख़त्म कर दिया जाए, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो ज़िंदगी की आधी परेशानियां लोगों की ख़त्म हो जाए। मतलब बेसिकली यही है कि देखा जाए तो कोई इंसान ख़राब नहीं होता, बुरा नहीं होता, उसको बुरा बनाने वाले हम लोग होते हैं, या ऐसा कोई ही है। ऐसा एनवायरनमेंट जो उसको इस तरीके पे होने पे मजबूर करता है। बिल्कुल जैसे ऐसा कि ही। लोग अब इस बात को जस्टिफाई तो मैं नहीं कर सकता, जैसे कि एक चोर है, वो चोर क्यों बना, लोग कहते हैं कि यार गुर्बत इतनी है, इतनी लेकिन फिर भी ये बात जस्टिफाई नहीं है कि बनाने गुर्बत वाला इतनी तो है तो हमारा मुल्क है। हाँ ये है, लेकिन फिर भी हम उस बात को हम वो नहीं कर सकते ना कि यार ये है जिसकी वजह से वो चोर चोर बने। प्रोवाइड बन रहे हैं, मतलब खुद ब खुद हो रहे हैं, लेकिन समहाउ कोई ना कोई रीज़न इससे मिलता जुलता है। ऐसे। तो जब आपके लोग आप ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि इस पे एक इशू ये भी आता है कि फिर बंदे का फोकस एक जगह नहीं रहता, नहीं रहता। क्योंकि जब बंदा अपने काम की टेंशन में होता है तो अपनी जो फैमिली है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, फैमिली डिस्टर्ब होती है। जब फैमिली डिस्टर्ब हो गई ना, मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी का कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि अगर किसी का वर्किंग डिस्टर्ब है ना, वो हो जाएगी, दूसरा काम कहीं और जॉब देख लेगा, हो जाएगा, लेकिन उसके अगर फैमिली, अगर उसका अपना घर डिस्टर्ब है ना, तो वो किसी काम का नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो नाकारा हो जाता है, वो कहीं का नहीं रह पाता। तो ये भी ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ी सी बताएं कि अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को कैसे बंदा करे। पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना इंसान को आना चाहिए। हाँ, ठीक है। बेसिकली सवाल यही था कि मैनेज बंदा कैसे करे इस मैनेज चीज़ को। करना हर किसी के बस की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन मैं अपनी एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैं किसी और की क्या एग्जांपल दूँ, कि अपने करियर के शुरुआत में तकरीबन 9 घंटे भी 12 घंटे भी मैंने अच्छा। काम किया है। वो शुरू में और बंदा एक एम्बिशियस होता है कि यार काम करना है मुझे। एम्बिशियस के अलावा भी अच्छा। मुझे ये था कि शायद मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, और अच्छा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। आई कैन नॉट से नो टू माई सीनियर्स, और ये आपको फिर गलतफहमी कब खत्म हुई? ये गलत फहमी मुझे फिर रियलाइज़ हुई कि इस तरीके से मेरी फैमिली नेगलेक्ट हो रही है। मैं सुबह जा रही हूँ, रात को घर आ रही हूँ, घर जाके हिम्मत नहीं होती, इंसान सो जाता है। एंड माई मम्मा, शी इज़ सच अ नाइस लेडी, और पूरा दिन वो मेरा वेट करती होती हैं कि भाई ये रात को आएगी, थोड़ी इससे मैं बातें करूँ, ये सारी करूँ, और मैंने जाना है, मैंने सो जाना है। तो वो किससे बात करेंगे फिर? मतलब आपकी फैमिली तो अफेक्ट हो रही है ना। अब काम हम कर रहे हैं जाके, वो तो घर पे है ना, उनको तो हमें ही टाइम देना है ना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि मेरी फैमिली इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है, और मैं 12 घंटे काम कर रही हूँ। कल को अगर मैं ये इदारा छोड़ दूँ तो क्या होगा? मतलब इदारे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फैमिली को मेरे फ़र्क पड़ेगा ना। फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे ही रखें, हमेशा। नोबडी इज़ लॉयल विथ यू
सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा लॉयल रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्त और हालात आपको समझाते हैं। आपको किसी की बातों से आप नहीं समझ रहे होते जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें। देन आई रियलाइज कि भाई 12 घंटे की नौकरी करने से चंद पैसे अगर मैं कमा लूँगी तो वो वक्त जो देखो इंसान की ज़िंदगी का नहीं पता होता, हम आज हैं कल नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज़ किया, अच्छी तालीम दी, अब हम उन्हें पे बैक कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और सब उनकी दुआओं का नतीजा है। और हम उन्हीं को टाइम नहीं देंगे तो फिर इस कामयाबी का क्या फ़ायदा है। उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे यू नो हमारे दादा हैं, हमारे और भी दूसरे सीनियर्स हैं घर के। तो वो उन सब को ना तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीवन। तो फिर मैंने ऐसे अपने घर को टाइम देना ज़्यादा शुरू किया। तो कहने का मकसद है कि जब आप 9 to 5 जॉब करते हैं ना, देन 9 to 5 5 बजे के बाद आपका काम ख़त्म है। आप फिर 5 बजे के बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती है। आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपको उनके लिए बहुत कुछ करना होता है, आपको अपने कारोबार के लिए करना होता है। अगर आप 9 to 5 सिर्फ किसी और की गुलामी कर रहे और अपने लिए नहीं सोच रहे, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं सोच रहे, देन मेरी नज़र में तो आप यूज़लेस हैं। ठीक है ना। कल को आपकी जॉब नहीं होती, आपका क्या है? आप दोबारा सीवियाँ लेके इधर उधर भागें, सारा कुछ करें। आपको हमेशा अपने बैकअप प्लान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 5 बजे के बाद टोटली मी टाइम होता है, किसी और का टाइम नहीं होता। लेकिन आजकल का हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो 5 बजे के बाद ही मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, यार ये वाला काम कर देना, वो वाला काम कर देना। घर में बैठ के भी इंसान लैपटॉप पे लगा हुआ है। आई वाज लाइक कम ऑन यार। इवन हमारे साथ खुद भी ऐसा होता है, घर पे आने के बाद भी। फ्रीलांसर से रिलेट करेंगे जैसे मेरे जैसे हैं, वो रात को 2 बजे भी क्लाइंट का आ जाता है, यार छोटी सी चेंजेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए फ्रीलांसर्स है ना, अब वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम जब आपका अपना एक तरह से अपना काम है ना, आप किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे। अपने काम के लिए तो आपको 24/7 रेडी रहना है। क्यों? दिस इज़ योर वर्क, आपको किसी को जवाब नहीं देना है। लेकिन जब आप किसी और के साथ गुलामी कर रहे होते हैं, किसी और के कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, जब भी आपका टाइम है, उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। दूसरी बात यह है, घर की स्ट्रेस ऑफिस में ना लेके आएं, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर में ना लेकर आएं, जो हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है। अब घर में अगर किसी की फ़ाइट हुई है या हस्बैंड वाइफ की आपस में फ़ाइट हुई है, गुस्से में हस्बैंड घर से निकला है, ऑफिस गया है, ऑफिस में जाके वहाँ पर थोड़ी सी, अगर कोई मैनेजर है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर सारा गुस्सा निकलता है। एम्प्लॉयज़ परेशान है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब अपने नीचे जो माते लोग होते हैं जिसके ऊपर जोर चलता है ना, हमेशा अपने से नीचे वाले के ऊपर जोर चलता है। ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। एम्प्लॉयज़ वहाँ से सुन के आते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने घर पे आके निकाल रहे होते हैं। घर वाले जो है फिर एक दूसरे से लड़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि हम अपनी घर की चीज़ों को अपने घर में रखें, अपने ऑफिस की चीज़ों को अपने ऑफिस में रखें, दोनों को ऐड ना करें। सही, ये बात आपने अच्छी करी कि आपकी फैमिली है ना सबसे पहले होनी चाहिए। आपने शायद नाम सुना होगा अहमद रोवीसा, CEO ऑफ टेलीमार्ट। उसके बहुत पहले, मैंने उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ उस बंदे को। उसने अपने वीडियो में भी कहा था और उसने अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो मैं उसको देखता रहता हूँ। तो उसने एक बात कही थी कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ ना, मैं 7 बजे के बाद जब मैं अपने घर पे जाता हूँ ना, तो मैं फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाता। वो मेरा फैमिली टाइम होता है। बिल्कुल। इसकी मुझे लगता है कि यही वो वजह है कि वो उतना सक्सेसफुल हो सका। क्यों? क्योंकि वहाँ तक का जो स्ट्रेस था, जो मामला थे, उसने वहाँ के बाद उसको अपने घर पे नहीं आने दिया। ये बड़ी एक अच्छी मिसाल मेरे लिए थी, क्योंकि मैं भी इस तरीके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उसका शिकार था कि जब जॉब कर रहे होते थे तो जॉब का एक मामला होते हैं। आपका तो कॉर्पोरेट सेक्टर था, हमारा तो एक बिल्कुल सेटिया सिस्टम होता था। तो सेट के ऊपर भी सेट मामला होते थे, और एक सेट नहीं पता नहीं कितने होते थे, हम उनके नीचे होते थे। तो अच्छा, हम अपने घर वालों पे तो नहीं वो चीज़ करते थे, लेकिन हम स्ट्रेस में अकेले, अब मेरे जैसा बंदा ना, मैं अकेले में रह जाता था, सोचता रहूँ। इसलिए मुझे नुकसान ये हुआ, मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया। ओवर थिंकिंग में एक तरीके से यही इशू है कि आपका दिमाग बस हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, कहानियाँ ऐसी बनाना कि जो होने वाली नहीं है, अभी हुई भी नहीं है, लेकिन उसको बस एक्सपेक्ट करते रहना कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ करना। जो वो मैंने बात सुनी कि यार इतना बड़ा बंदा
इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है टेलीमार्ट, वो जब ये कह रहा है कि 7 बजे के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाता, तो फिर मैंने कहा मेरी भी जब छुट्टी हो जाए तो फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि आपका ये चीज़ दूसरी चीज़ भी डिस्टर्ब हो। जहाँ आपका ये है, जैसा अभी पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का मामला जब होगा, आपकी जो फैमिली उससे वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो कोशिश करनी चाहिए आपको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, फैमिली को कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपकी प्रेजेंस की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात की थी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मेंटल हेल्थ इशू हो गए, अब बंदा अपनी हेल्प कैसे करे? अगर वो फिलहाल तो शुरू में तो उससे समझ ही नहीं आता। शुरू का तो इशू ये होता है कि उससे खुद ही नहीं पता कि ये इशू से है, ठीक है। अगला जब देखता है वो उससे जज करेगा, ठीक है। और अगला अगर से, जैसे मैं अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ करूँगा, आप मुझे क्या कहेंगे? यार ये बड़ा एरोगेंट है, या ये बड़ा एंगर है। आपने डायरेक्ट वो कर ली। और अगर बिलफर्ड आपने मेरे से बात कर भी ली, पूछ भी लिया कि क्यों है, और मैंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि यार मेरे बड़े मसले चल रहे हैं, ठीक है, तो वो अगला कहेगा भाई अपने मसले अपने पास रख। बात सारी है इसका, लोग जजमेंटल क्यों होते हैं? जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? मैं ये कहूँगी, देखे वही मेरी शुरू बात इससे स्टार्ट होगी कि इंसान खराब पहले से नहीं होता, बनाते हम उससे अब खुद ही हैं। सिचुएशन ऐसी बनाते हैं या लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा होता है। Nobody really cares about your mental health until it turns into anger and frustration, and suddenly you are a bad person and then people judge you. लोग नहीं समझ रहे होते कि भाई अगला बंदा किस परेशानी से गुजर के आया है, और अगर वो ये बिहेवियर कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह चल रही है। लोग सिर्फ उसका एक्शन देख कर ना, दोस्त अपनी दोस्तियां तोड़ देते हैं। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से फिर तो, लेकिन दोस्त की मुझे पता है कि दोस्त की एक डेफिनेशन होती है कि सिर्फ अच्छे वक्त का ही दोस्त नहीं होना चाहिए। कि सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में काम है। असल दोस्त ही वो है कि आपके अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में आपके साथ खड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा इशू है, लोग अपनी दोस्तियां तक मतलब भूल जाते हैं कि तू कौन है, ये तो बड़ा ये क्रिमिनल हो गया है, या ये कोई ड्रग्स का आदी हो गया है, तो इसकी वजह से इसे दोस्ती नहीं रखो भाई, इससे साइड लाइन हो जाओ। और मसला ये भी है कि हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं कि यार ये थोड़ा सा है ना, हमें ऑफ बंदा लगता है, इससे मिलना जुलना नहीं, तो ना कि उसकी हेल्प करें, उसे हमसे दूर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हम जब इसे दूर करते हैं ना, वही हम सबसे पहला स्टेप ही हम उसके लिए कर देते हैं कि उसको अलग कर देते हैं, और वो आगे जाके शायद कोई गलत संगत में ज्वाइन कर लेता है। ये मेरे ख्याल से हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है गलत हूँ मैं, कि जो ऐसा बंदा है जिसको आपको लगता है और आप चाहते हो कि यार ये वाकई मैं इसकी हेल्प करूँ, तो उसके साथ अटैच हो जाए। कहते हैं ना कि अच्छी संगत आपको अच्छा बना देती है, इसी तरह बुरी संगत। हाँ, exactly. वो एक एग्जांपल किसी ने मजाक मस्ती फनी वे में दी थी, मैं कहता कासिम अली शाह साहब ने। वो कहते हैं कि आप अगर सिगरेट नहीं पीते, 3 लोग सिगरेट पीने वाले, मुमकिन है कि थोड़े टाइम में आप भी सिगरेट पीने लग जाएंगे। और अगर आप पतले हैं और आपके दोस्त यार 4 मोटे लोग हैं, आप उनके साथ बैठे तो चांसेस है कि आप भी मोटे हो जाएंगे। संगत का असर करता है। असर है, बिल्कुल ऐसे। असल में देखें, यहाँ पर किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिल में एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है, जो आजकल हर किसी के दिल में नहीं है। मैं जब देयर इज़ एन इंसिडेंट इन माई लाइफ, आई वॉज अ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन, और उस सिचुएशन से निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नोबडी नोज़ के व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और मेरे बस एक्शन है कि मैंने मोबाइल उठा के फेंक दिया, या अगर कोई मुझसे बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्रस्ट्रेशन में उसको जवाब दिया है, और मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में थी ही नहीं, ठीक है। और आई विल नॉट डिस्क्लोज द सिचुएशन, ऑब्वियसली इट्स अ पब्लिक पॉडकास्ट, और लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ओवर इट। और मेरी फैमिली ने उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और उस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से निकलने के लिए आई वाज लाइक कि शायद इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप वक्ती तौर पे उस सिचुएशन में होते हैं, आप यू आर नॉट इन योर सेंसेस,
नहीं आपका दिमाग काम कर रहा और होता, ऐसा आप लगता है क्या कि कर बस रहे अब हैं, जिंदगी खत्म है। ख़त्म है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये सारी चीज़ें लेटर ऑन फिर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि खुदा की मसलियत होती है। मतलब हमें शायद उस वक्त उस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लेटर ऑन आपको एहसास होता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ था, अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये वाला चीज़ ना होती। तो कहने का मकसद है कि जब आप एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में होते हैं ना, तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपका कोई पार्टनर हो। मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट। और मतलब मुझे ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं बड़ा एक बैड फेस से गुजरी थी, और आसान नहीं था मेरे लिए भी वो चीज़ें करना, क्योंकि मेरे एक्शंस जो है ना टोटली डिफरेंट हो चुके थे। एक नॉर्मल बंदी जो आराम से बात करती है, सारा कुछ करती उसका है, और ऑपोजिट वो हो गया। उसका अपोजिट बिल्कुल हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मतलब अलग हो जाऊं, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, और एक अलग ही मैं जोन में चल रही थी। अच्छा वर्दा, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, सिचुएशन के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जब बंदा इस फेज से गुजर रहा होता है, साथ चल रहा होता है, तो क्या लगता है उसे, क्या फील होता है? सबसे पहले तो अपने आप पर कंट्रोल रखना आना चाहिए, ठीक है। जो नहीं, उस टाइम पे सिचुएशन जब वो गो थ्रू हो रहा होता है, वो क्या होता है, कैसा फील हो रहा होता है, वो क्या चीज़ हो रही होती है उसको? उस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने सेंसेस में नहीं होते, अच्छा। आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं किसी के साथ आप, क्योंकि आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, आप अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा क्यों मोबाइल उठा के दीवार पे मारेगा, एक नॉर्मल बंदा क्यों एक सीधी बात का उल्टा जवाब देगा, ठीक है। आप नहीं, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता। लेकिन जब आपके साथ लोग अच्छे हो ना, तो वो आपको संभाल लेते हैं कि भाई उनको पता होता है कि बंदा बंदी किस फेज से गुजर रही है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एन इंसिडेंट हैपन इन माई लाइफ, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी ये सिचुएशन थी कि आई जस्ट वांट टू लीव माई सिटी, एंड अच्छा, मतलब इस तरीके से हाँ, इतनी बिकॉज हालत। बिकॉज आई वांट टू जस्ट कीप माई सेल्फ काम डाउन, और मैं चाहती थी कि एक सुकून एट दी एंड, बस मुझे ये होता था कि मुझे सुकून चाहिए, और सारा मतलब कोई भी आसपास ना हो। और ऐसे लकीली एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया, एंड आई वॉज टिल 3 to 4 months। और वहाँ पर मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। मतलब वहाँ की इस्लामाबाद इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिटी, और मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, और मतलब वैसे आप भी साल पहले से में, मतलब हाँ, आना साल जाना में उसका। साल में मेरे 3 चक्कर यूजुअली लगते थे अच्छा, इस्लामाबाद में। तो मतलब एक सवाल एक दिमाग में मेरा है, तो लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में अपना हवा पानी चेंज किया करो, मतलब उससे कहते हैं कि बड़ा फर्क फ़र्क पड़ता है, पड़ता है, वाकई बहुत पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता अच्छा। है। मैं क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की हरियाली, वहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट, वहाँ के साफ़ सुथरे रोड, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, और आप एक सुकून वाली ज़िंदगी अच्छा, वहाँ पे शहर तो गुजारते वो भी है हैं। ना, जैसे ये भी सिटी है, सिटी तो वो भी है, लेकिन बहुत माहौल का फ़र्क है, फर्क है। बहुत फ़र्क है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक आधे से ज़्यादा परेशान कर देती है, और वहाँ पर वहाँ के ट्रीज़, मतलब टोटली एक वाइब ही डिफरेंट है। अच्छा। वाइब वाली बात है, वो इस्लामाबाद की वाइब ही डिफरेंट है। तो जब मैं वहाँ पर गई, मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव अपने आप को किया, नो डाउट। मैंने मेरी राइटिंग, और वहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट, और सुकून वाली ज़िंदगी, तो जो मेरा एंगर और फ्रस्ट्रेशन था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने ऊपर, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वाज डूइंग रॉन्ग, और इट शुड नॉट लाइक दिस, मेरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई है। सो आई शुड बहुत सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में हो जाती हैं, लेकिन यू शुड लर्न टू मूव ऑन। और फिर उसके बाद वहाँ पे रही, और अपने आप को इम्प्रूव किया, और बहुत सारी चीज़ें की। एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, लोग मतलब चेंज आप हुए, डाइवर्सिटी पे आए, अपने बिल्कुल फोकस को थोड़ा सा चेंज चेंज किया किया, ताकि आपका माइंड वहाँ से हट जाए। हट जाए, और टोटली एक डिफरेंट पर्सन बन के मैं वहाँ कराची वापस आई। एंड there is another incident happened in Islamabad, and I was also very depressed that time, and again there was
नॉट माई फैमिली देयर एंड आई अच्छा, मुझे उस टाइम में तो एक बड़ा और एक्सट्रीम मुझे लग रहा है, क्योंकि फैमिली भी नहीं थी, फैमिली भी नहीं थी बंदा और बात किससे करे। बात किससे करे और सारी चीज़ें हैं। देन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं एंड दे सपोर्टेड मी अ लॉट और व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू देयर और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने आपकी कंपनी अच्छी होनी मतलब चाहिए। अच्छे दोस्त, अच्छी अच्छे फैमिली नेमत है, एक तरीके नेमत से है, अल्लाह की बहुत नेमत है। नेमत है। जो मतलब दोस्त बहुत सारे होते हैं लेकिन आपकी एक सिचुएशन अच्छे को जो दोस्त, समझ जाए ना, वो हाँ मतलब असल दोस्त ही वही वही है, है, ठीक है। अल्लाह की बहुत बड़ी तो नेमत है। वो फिर उसके बाद दिस इज़ लाइफ अल्लाह ताला अगर आपको किसी चीज़ से मतलब वो करता है, अगर कोई चीज़ आपसे छीनता है या तो उससे अच्छी चीज़ से नवाजता भी है, ठीक है। अभी मैं ज़िंदगी के उस स्टेज पर हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ हर चीज़ में खुदा की मसलहत है, हर मैं चीज़ आपको में। सच बताऊं, मुझे इन टॉपिक्स पे समझने में दूसरों को मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। इन दी एंड मुझे अभी बात से ये लग रहा है, आपने सब्र करना सीख लिया, बिल्कुल आपने शुक्र करना सीख लिया। बिल्कुल ऐसा ही ये हमारा इस्लाम सबसे पहले सिखाता है कि किसी भी हालत में हो, आपने शुक्र अल्लाह का करना है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही उस टाइम पे हमें लगेगा कि बड़ा बैड सीन चल रहा है, लेकिन इन दी एंड आपको पता लग जाएगा। वो एक डायलॉग है ना कि एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत है। मेरी चाहत है। तो एक बंदा सब्र करना सीख जाता है। फिर जब उसके साथ ये मामला बार बार होने लगते तो फिर वो उसको उतना शुरू में तो ज़्यादा उसे इफेक्ट करते हैं, फिर बाद में बंदा इतना अपने आप मेंटली स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो चीज़ों को फिर इतना ज़्यादा अपने हावी नहीं हावी करता, नहीं करता, बिल्कुल हर चीज़ पे सब्र का मुजाहरा करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि पता है इन दी एंड आपको ये तो फील हुआ ना कि जो हुआ ये शायद मेरे लिए अच्छा था। अच्छा था। और अगर ये सबसे ना होता तो शायद कोई गलत चीज़ हो गलत चीज़ जाती, हो बड़ी जाती चीज़ मेरे साथ, बड़ी और ट्रेजेडी हो अल्लाह जाती। ताला हमारे साथ कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी हुआ उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और और ये अब उम्मीद रखते हैं, ये पुख्ता अच्छा अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उससे बेहतर नवाजना है हमें। सही है। अच्छा, उस टाइम उस फेस को आप अगर आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, और अभी आप अपने आप को इमेजिन करो, तो क्या सबसे पहला वर्ड आप क्या कहेंगे? मतलब क्या अपने वेल बारे में डन कहें? वर्दा। अच्छा, मतलब जिस तरीके से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, नो डाउट, और दैट वाज नॉट एन ईजी जॉब फॉर मी, क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है वो किस फेज से वो गुजर के आया हुआ है। तो मतलब मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। व्हाट, सबसे पहले यू नीड टू लर्न लव योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने आप से मोहब्बत करो, बाकियों को मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे ही रखो, ठीक है। लोग गलती मेरे ख्याल से यहाँ ही करते हैं कि लोग अपनी सोचते हैं कि मेरी खुशी शायद किसी और में है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आप अपने आप से ही खुश नहीं रह सकते, किसी और को खुशी दोगे क्या? वो तुम्हें कैसे देगा? लोग वाकई डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों में, हाँ अपने बारे में नहीं सोचते, अपना आप ख़राब कर देते हैं किसी दूसरे शख्स की वजह से। बिल्कुल। तो वो सबसे पहले तो आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। और मैं अब वो करती हूँ जो मुझे पसंद है। मुझे हर वो चीज़ मैं करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, मैं पहनती हूँ। मुझे ज्वेलरीज़ का बहुत शौक़ है, मैं वो बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ। मुझे मतलब आउटिंग का शौक़ है, तो मैं बाहर जाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे आजकल मैं रील्स बनाती हूँ छोटी छोटी सी, वो भी मतलब एक बड़ा ही सोच समझ के कंटेंट नहीं होता, वो रैंडम होता है कि कहीं किसी पिकनिक पे चले गए, किसी इवेंट पे चले गए। इवेंट तो आपको पता है हमारे कितने होते हैं, जी। तो वहाँ पर कवरेज कर दी तो वो डाल दी। तो मैं हर वो चीज़ करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार यू शुड स्टार्ट व्लॉगिंग, और तुम्हारा फेस ऐसा है कि तुम्हें करनी चाहिए, और तुम्हारा कंटेंट रैंडम भी डालती हो तो वो अच्छे उसमें चले अच्छी जाते, रीच व्यूज़ जाती है। में चले जाते हैं। तो आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन व्लॉगिंग। तो लोग मशवरे अपने देते हैं, लेकिन एट द एंड आप वही करते हैं जो आपको पसंद होता है। बिल्कुल। मैं छोटी छोटी रील्स बना के डाल लेती हूँ, अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर देती हूँ, उस पर सॉन्ग्स लगा देती हूँ, कुछ भी, बाहर चली जाती हूँ, मैं राइटिंग करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, हर वो चीज़ करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ। और जब आप अपने आप से मोहब्बत करने लग जाते हैं ना, तो आप एक डिफरेंट ही ग्लो करने लग जाते हैं।
आपको दुनिया अच्छी लगती है मुझे फिर। दुनिया अच्छी लगने लग जाती है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं वर्दा यू आर गेटिंग चेंज डे बाय डे लुक वाइज। तो वो सिर्फ मेरे लुक को देखते हैं कि आप पहले थोड़ा सा स्किनी थी, अब थोड़ा बिल्कुल, सा आप वही जजमेंटल वाली बात आ जजमेंटल जाती वाली है। बात हो गई कि अब आप थोड़ा सा डिफरेंट लगती हैं, थोड़ा सा ग्लो आपने आ गया है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया है। तो वो ये नहीं समझते कि भाई मैं अपने आप से इतना ज़्यादा अपनी केयर करने लग गई हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड आप ही हो सिर्फ, नो बडी इज़ लॉयल विथ यू। तो अपने आप से मोहब्बत करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो डू वट एवर यू वॉन्ट, एटलीस्ट आप अपने दिमाग को सुकून में रख रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है। ज़िंदगी की टेंशन, हमें 4 दिन की ज़िंदगी है, क्यों अपने आप को परेशान करके आप लोग मार देते हैं? ये लोगों का तो काम होता है ना परेशानियाँ देना। आप बस अपने आप को खुश रखें, हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। बाकी अल्लाह ताला अपनी अच्छी नीयत रखे, अल्लाह ताला रास्ते आसान करने वाला है। सही। अच्छा, जो आपने एक वर्ड यूज़ किया ना कि डू वॉट एवर यू वांट, अच्छा उसको थोड़ा सा डिफाइन करो। मैं वो जजमेंट वाली बात नहीं कर, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग आपके सिर्फ इस वर्ड से उनके बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि आई मतलब मुझे जो करना है मैं वो करके रहूँगे, लोग उसको अना के उस पर नहीं लेके नहीं रखते नहीं, हैं। इट्स नॉट लाइक आप थोड़ा सा दैट, उसको इट्स मुझे नॉट लाइक डिफाइन करें, दैट। मेरा आप थोड़ा कहने सा का बताएं मकसद है कि उसको। जैसे मैंने अभी बताया ना कि डू वट एवर यू वांट, अगर किसी ने मुझे बोला ना डू वट एवर यू वांट, तो मैं मतलब जो मैं चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ। मैंने आपको बताया मुझे शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, मैं वो पहनती हूँ। मुझे शौक है ज्वेलरीज का, एनी टाइम यू विल सी मी, मेरे कोई ना कोई ज्वेलरीज मैंने अच्छा, आप पहनी मेरे वो होंगी। सवाल का वो मतलब समझ गए थे हाँ ना कि हाँ हाँ लोग, हाँ, बहुत से लोग बड़े एक्सट्रीम को भी समझते हैं कि यार समझते हैं। तो मैं मतलब करूँगा, और वो जिद ले मैं लेते हैं वो अपनी। चीज़ कर रही हूँ जो मुझे खुशी दे रही है। ठीक मैं है। अगर बाहर जा रही हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ मिल रही हूँ, मैं नेटवर्किंग के इवेंट में जा रही हूँ। मैं अगर इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रही हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं मतलब हर वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे खुशी देती है। आप जिस सिचुएशन से गुजर के आए होते हैं ना, एट द एंड आपको लगता है कि नहीं, अब आप ही अपने साथ हैं, अपने आप को खुश रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, अपने आप से मोहब्बत करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपका कुछ भी करने के लिए। तो उस कहने के वर्ड डू वट एवर यू वॉन्ट कहने का मकसद ये कि अब आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, बिल्कुल। आपका पैशन है। अब मैं बोलूँ कि रज़ा तुम्हें पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप मेरी बात सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे, आप वो करेंगे जो आपको पसंद है। तो कहने का मकसद है डू वट एवर यू वॉन्ट, जो काम करने में आपके दिल को सुकून पहुंचता है, आपको तसल्ली मिलती है, आप कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो बिल्कुल आप करें। ठीक। अच्छा वर्दा, मैं पहले भी पॉडकास्ट में आया था, आपसे बहुत कुछ सीख सका था। स्पेशली नेटवर्किंग पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि यार मुझे बताओ कैसे करें। आप यकीन नहीं करोगे कि अभी जो सेकंड पॉडकास्ट है, मैं तारीफ ऐसे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अभी बहुत कुछ सीख लिया। और मेरी आदत है मैं छोटी छोटी डिटेल्स ज़्यादा देखता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, शायद पब्लिक ने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैंने बहुत कुछ नोटिस किया है, मेरी आदत है। जैसे आपने अपने बारे में बताया, काफ़ी चीज़ों के बारे में कि आपने ट्रैवल किया, तो इससे ये फील होता है कि जब कोई ऐसे बंदा प्रॉब्लम में हो तो बंदा ट्रैवल कर ले। अब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद ही जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई जहाँ ऐसी भी आप जगह जा जहाँ उसे सके। पीस मिल रहा हो। ठीक है। अब हमारे लड़कों का मैं आपको बताता हूँ, हम लड़के क्या होते हैं, हम घर में टिकते नहीं हैं। हमारे लड़कों का होता है ना, एक टिपिकल जी। लड़कों का, काम से आए, घर में खाना खाया। अब पता है वो घर में एक मामला होता है कि कोई भी चीज़ चलती है तो लड़कों को मज़ा नहीं आता। लड़के बोलते यार दोस्त को फ़ोन किया, कहाँ है, होटल पे मिल। तो उससे बंदा अपने जो मामला होते हैं उससे डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। मैं एक उस पर बता रहा हूँ, अगर ट्रैवल करते हैं तो उससे मतलब फ़ायदा है। ठीक है। सेकंड, आपने कहा कि सब्र कर लो उस टाइम पे जो हो रहा होता है उस पर बंदा थोड़ा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको पता लग जाना कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, अब आपको सुधरना है, यही सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी चीज़ ये कि आपको आपका जो सर्कल, आपके फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई ऐसे अच्छे मिल गए जो आपके लिए एक ब्लेसिंग आपको है। ब्लेसिंग है वाकई। चौथी चीज़ ये कि जो चीज़ करनी है वो आपने अकेले ही करनी है, कोई आपको मतलब बचाने नहीं आना। और इस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज़ कर लोगे ना उतना ही अच्छा अच्छा है। है। किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे तो हमेशा आपको फ्रस्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, और डिपेंडेंट रहेंगे आप डिपेंडेंट किसी रहेंगे। दूसरे पे। और अगर वो आपकी उम्मीद पे नहीं उतरा तो आपको आप मूड ऑफ होगा आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक हज़रत अली का कॉल है, शायद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ,
कि मैंने मखलूक से जो तवक्को लगाई थी ना, उस तवक्को के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला ना, इसके बाद मैंने खुदा को जाना। हम्म, अपने बहुत आप को गहरी बात जानना, है ये। अपने आप को जानना, और फिर उसके बाद से रब को जानना। क्योंकि अल्लाह ताला ने, जैसे कि मैंने एक बंदे का वीडियो में देखा था, वो कहता है मैंने दुआ करी कि वो मुसलमान तो नहीं था, लेकिन वो कहता है मैंने अपने खुदा से दुआ करी कि मुझे ताकत चाहिए। उसने मुझे मुश्किलात दी कि उस मुश्किल को हल करके मैं ताकतवर बन जाऊं, उस मुश्किलात से गुजर के मैं ताकतवर बनूं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। अल्लाह ताला जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आजमाइश डालता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि रब है। इसी इसी को मैं कोट करते हुए एक बात करूंगी कि अल्लाह ने जब आपको बहुत अच्छी चीज़ से नवाजना होता है ना, वो सबसे पहले आपको तोड़ता है, पूरी देखता है। तरीके से वो तोड़ता है। और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके जुड़ते हो ना, और जब आप जुड़ के जब आप तैयार हो जाते हो, फिर आप जो स्ट्रांग बंदे बनते हो ना, नो बडी कैन डिस्ट्रॉय यू ईजिली। तो आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है ना, वो हमारे हक में बेहतर होता है। वही हालात हमें आगे जाके मजबूत बना रहे होते हैं, और अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी चीज़ से नवाजना होता है। और मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही हुआ है। जब जब मैं किसी परेशानी में हुई हूँ ना, उसके बाद जब मैं उस परेशानी से निकली हूँ, अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर दिया है। तो अभी भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ होगा। क्योंकि आप खुदा से जिस तरीके का गुमान रखते हैं ना, खुदा आपको उसी सूरत में मिलता है। बिल्कुल। अगर आप अच्छी नीयत के साथ रखेंगे ना, और पुख्ता अकीदा अल्लाह पे रखेंगे, अल्लाह आपको वैसा ही सिला देगा। अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव रहेंगे ना कि मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, वाकई कभी नहीं अच्छा हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद ही अपने परवरदिगार से नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें समझने की और ज़रूरत है। ना उम्मीदी कहते शिर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वर्दा, लास्टली मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जब बंदा अपने एक ऐसे फेस पे होता है जब कोई अच्छा नहीं लगता, या एक कह सकते हैं ट्रेजिक जो फेस होता है, तो इसमें कुछ कहते हैं कि यार कोई बंदा अपने आप से बातें करता है, कोई कुछ लिखता है जिससे अपनी वो फीलिंग शेयर करता है, या कोई दोस्त होता है उससे बात करता है। आप क्या करते थे? मैं लिखती थी। अच्छा, क्या लिखते थे मतलब आप? मुझे राइटिंग का और पोइट्री का बहुत शौक है। अच्छा। एंड मेरे बहुत क्लोज सर्किल में लोग हैं जिनको पता है कि मैं राइटिंग करती हूँ। एंड बाकी इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो और उसमें बंदा करता क्या एक्चुअल, मतलब अगर लिखता है तो अपना गम बयान करता है, शिकायत करता है, या क्या करता है, या अपनी कोई पोइट्री लिखता है, क्या करता है उसमें? पोइट्री के ज़रिए अपना गम बयान करता है, क्या करता क्या है? इट्स नॉट पर्टिकुलर रिलेटेड टू गम। इट्स लाइक कि अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आपने उसको निकालना कैसे है। एक बात तो ये हो गई कि आपने किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया, यार ये चीज़ है, ये मसला है, ये है, ऐसा परेशानी हो गई है। दूसरा ये है कि आप लिखें जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप उस चीज़ को लिखें। ये मेरे टीचर ने मुझे एक दफ़ा अच्छा। ये एक थेरेपी बताई थी कि आप जो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, आपने उसको लिखना है, और फिर या तो उसको फाड़ दो या फिर उसको जला दो। जब आप लिखते हो ना, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हो, सही है। बहुत सारी चीज़ जो सही जो है। आपके दिमाग में चल रहा होता है, और लिटरली इट वर्क्स। जो उस टाइम पे चल रहा हो वो आप लिखें, मतलब वो इट फीलिंग्स। वर्क्स। आप अपने दिल में जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपके दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपको परेशान कर रही है, आप लिखें, और उसके बाद उसको फाड़ दें या जला दें। मतलब जब अगर आपकी किसी को। परेशानी हाँ हाँ। तकरीबन कम हो जाएगी। अच्छा। पहले मुझे भी होता था, यार ये क्या मजाक है, आई मीन मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप असल में उस सिचुएशन में हो, और जब आप लिखना शुरू करते हो ना, मेरा जब कलम उठता है तो वो बड़ा ख़तरनाक उठता अच्छा। है, बहुत ख़तरनाक। मतलब मेरी जो राइटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। मतलब कहने का मकसद है कि मैं तो इतना ज़्यादा पब्लिसाइज अपनी राइटिंग को नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन बड़ी गहरी बातें कभी कभी वो हो जाती है। क्योंकि इंसान के दिमाग में, उसके दिल में जो जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फ्यूचर किसी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो आपके किसी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे आप किसी की बीमारी की वजह से आप परेशान हैं, आप उसकी वजह से हो, बहुत चीज़ें इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं।
जो आप लिख रहे होते हो, जो आपको बॉदर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी इश्क में मारे हैं तो आप तंग आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। परेशानी किसी की भी एंगल की हो सकती है, यू नो। तो आप उसको लिखते हैं और फिर उसको जला देते हैं, और आपकी काफ़ी हद तक, मतलब सबका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है कि तकरीबन जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि यस, आई राइट पोइट्रीज, और समटाइम्स आई अपलोड ऑन माई वॉल एज वेल। और लोगों को ये है कि बस अक्सर पोइट्री का तो इतना ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल गया है कि हर दूसरा बंदा कोई ना कोई शेयर कर रहा होता है, पोइट्री कर रहा होता है। लेकिन बात एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट की भी होती है। हाँ हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। बिल्कुल। आजकल तो लोगों को जो पोइट्री सुननी भी वो ज़्यादातर रिलेशनशिप वाली या गम के मारों हाँ, उनकी सुननी यस यस होती है यस ज़्यादातर। यस। और वो चलती भी है सबसे ज़्यादा, लोग उससे बड़ी वाह वाह कर रहे होते हैं। लेकिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया ट्रेंड सेट हुआ हाँ, होता है। लेकिन ये है कि वो एक जो बंदा उस टाइम पे वो फील कर रहा होता है वो चीज़ बड़ी नेचुरल होती है और वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा सही। ही है। तो अगर आप कहें कि कोई एक ऐसी पोइट्री जो आपके बड़े दिल के करीब हो और लोगों को मोटिवेट कर सके, वो क्या होगी? मोटिवेट तो मतलब कोई इस जो वक्त पोइट्री जो आपकी दिल के बड़े करीब हो। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। बड़ी डीप है। बहुत ज़्यादा डीप है ये तो। ये हमें अभी वो नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही है। नहीं, ये सिर्फ एक ज़रूरी नहीं है कि हर शेर के पीछे कोई ना कोई बात हो। कभी कभी आप लिख रहे होते हैं तो आपको पसंद भी आ जाती है, कभी कभी आप सुन रहे होते हैं तो आपको वो अट्रैक्ट कर जाती है, आपके माइंड में बैठ जाती है। तो कभी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसमें लिखी होती है तो वो आपको कैच कर जाती है। तो बहुत एस्पेक्ट्स हैं इसके। और तो ये एक बहुत सारी पोइट्रीज़ में से एक ये पोइट्री मुझे पसंद है, तो वो आपके कहने पे मैंने सुना दी। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आज वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बेसिकली समझ ले मेरे उस्ताद हैं वर्दा भट्ट। मैं कहूँगा मिस वर्दा भट्ट के हमारे अच्छे उस्ताद हैं। सेकंड बार मुलाकात हो रही है, लेकिन बिलीव करें कि पहले से ज़्यादा लर्निंग को बहुत सारी चीज़ें मिली। अगर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज मैम आपके लिए एक गिफ्ट है। हमारे एक दोस्त है डबल एच वाले, आपका कंपटीशन तो नहीं है परफ्यूम वाले, लेकिन वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा था स्पेशली वर्दा भट्ट आए, उन्हें बुलाएं और उन्हें बुला के हमारा ये गिफ्ट ज़रूर दें। तो ये प्लीज़ थैंक यू एक्सेप्ट सो करें। मच। इनका नाम क्या है आपके फ्रेंड का? डबल एच, ये हमारे हारिस भाई हैं। ये दो भाई हैं, उन्होंने ओके। डबल एच परफ्यूम्स के नाम से अपना लॉन्च किया है। इसका आप टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, तो बिल्कुल चेक बिल्कुल। कीजिएगा और सो उसका अगर रिव्यू ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हारिस सेंड करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट। मैं बिल्कुल इसको ट्राई करके आपको अच्छे रिव्यूज़ दूंगी और इंशाल्लाह। हारिस भाई हमने बात कर ली है कि एक छोटा रिव्यू बना के देंगी मैम, और वो आपको बना के सेंड किया जाएगा। ये है कि एक अच्छी फॉलोवर है, आपको मतलब काम आएगा काफ़ी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप सब ने वीडियो को पूरा देखा होगा, और कोशिश करें पूरा देखें ताकि आपको सीखने को मिले। आधी अधूरी बात होगी तो हो सकता है कि कोई चीज़ कब बात कर रहे हो आपको वो आधी समझ आए और उससे लोग आप गलत समझ लें। तो कोशिश करें पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि ये सब आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाती है। हमारा कोई शौक़ नहीं है इस तरीके से कि हम शौकिया बैठ के यहाँ पे मारे, सिखाना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।